हाय गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो आज लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ओनरशिप, पोजेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर पीयूएलएलएम और फॉर पीयूएलएलबी। सो ओनरशिप, पोजेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो पहला जो कंसेप्शन है इसका, द अर्लिएस्ट नोन यूज ऑफ द वर्ड ओनर अकॉर्डिंग टू मेटलैंड एंड ओनरशिप वाज ये जो 1340 के अंदर आया। ठीक है, अर्लियर लॉ से होल्ड्सवर्थ डज नॉट ट्रबल इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज एज टू द नेचर एंड मीनिंग्स ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन। सो बेसिकली जब अगर हम ओनर की बात करें तो ये 1340 के अंदर आया और ओनरशिप वर्ड 1583 में आया। इससे क्वेश्चन तो कोई नहीं आने वाला, जस्ट एक फिलोसॉफिकल यूज के लिए ये बात आती है। फर्स्ट द कंसेप्शन ऑफ पोजेशन केम इनटू बीइंग और उसके बाद ओनरशिप आया, क्योंकि देखिए पोजेशन तभी कहते हैं 9 टेंथ्स ऑफ लॉ है, बिकॉज सबसे पहले क्या देखते हैं हम, मान लेते हैं ये एक ब्लेड है। ठीक है, मेरे हाथ में आया तो मेरी पोजेशन है, तो पहले पोजेशन आई, फिर मैंने कहा यार मेरे हाथ में तो मेरा है, तो वहां से ओनरशिप राइट्स आए। अब बाद में ये हुआ कि अच्छा ठीक है, ओनर तो सेम भी रह सकते हैं, पोजेशन चेंज भी हो सकती है। मान लेते हैं मैंने अपनी ये स्टूडेंट परनीत को दे दिया तो पोजेशन चेंज हो गई और ओनरशिप मेरे पास ही रही। पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले क्या आया है, तो सबसे पहले जो राइट आया है वो आया है पोजेशन का। ठीक है, एंड हिंदू लॉ के अंदर भी आप देखेंगे पोजेशन ओनरशिप दो सेपरेट्स हैं। और यहाँ पर हमने बात करनी है, देखिए डोमिनियम की। डोमिनियम है एज द एब्सोल्यूट राइट टू अ थिंग। पोजेशन है, पोजेशन डिनोट्स रेदर मियर फिजिकल कंट्रोल। तो पोजेशन अब मान लेते हैं आपने अपने इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, व्हाट इज डोमिनियम एंड व्हाट इज पोजेशन। तो आपने करना, डोमिनियन का मतलब है एब्सोल्यूट राइट टू अ थिंग, ओनरशिप हो गया। ठीक है, और पोजेसियो का मतलब है पोजेशन डिनोटिंग फिजिकल कंट्रोल। सो अगर आपकी कार है तो यू आर द डोमिनियम, यू हैव द डोमिनियम राइट, एंड आपका ड्राइवर का उसके ऊपर पोजेसियो राइट है। क्वेश्चंस कई बार डिफिकल्ट तरीके से आ जाते हैं और हमें ये पता रहना चाहिए। Greeks took a relative view to the English law that the owner who would prove a better right to possession than anyone else, that he was the owner who could prove a better right to possession, मतलब मेरा ही राइट है। अब लेट्स से कि ड्राइवर बोलता है नहीं जी मेरे हाथ में गाड़ी है, मेरा राइट है, लेकिन ओनर क्या करेगा, ओनर आरसी निकाल देगा विच इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कार, और उसमें नाम बता देगा कि मेरा नाम परनीत कौर ढिल्लों है और ये मर्सिडीज एस क्लास 80 लाख की गाड़ी मेरी है। तो ऑब्वियसली मैं अगर ड्राइवर हूं तो मेरा वो राइट वहां पर डिफीट हो जाएगा और ओनरशिप राइट्स जो है परनीत ढिल्लों के एस्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, सो पर्सन हु विशेस टू रिकवर अगेंस्ट द पोजेसर मस्ट शो नॉट मेरली अ बेटर राइट देन पोजेसर बट एन एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, तो ये यहां पर आता है। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बेलमेंट, सेल, ये सारा का सारा देखिए चलता ही ओनरशिप में। मान लेते हैं हमने बेलमेंट पे कोई वस्तु दी है या मॉर्टगेज रखी गई है, तो ओनरशिप तो अभी भी ओनर के पास ही है, लेकिन जस्ट वो प्लेज में रख दी गई है वस्तु, या फिर वो गिरवी रख दिया गया है, तो पोजीशन चेंज हो गई है। और जब तक आप पैसे नहीं भरेंगे या उसका सर्विस चार्ज नहीं देंगे तब तक वो आपको वापस नहीं मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप किसी सिनेमा घर में जाते हैं, सिनेमा घर में आप गए, आपने वहां पे बैग रखा अपना, बाहर रखवाते हैं ना बैग ताकि आप कोई रिकॉर्डिंग ना करें मूवी की, आपने बैग बाहर रख दिया। बैग जब आपने बाहर रख दिया तो आपने जैसे ही बैग को बाहर रखा आपने बेलमेंट दी, आप बेलर हुए, दूसरा पर्सन जो है बेली हुआ, आपने उसको बेलमेंट दे दी कि हाँ ठीक है आपको मैं 10 रुपीज दूंगा इसको होल्ड करने के, जब मैं आऊंगा वापस तो मुझे दे दीजिएगा। तो यहां पर बेलमेंट का राइट हो, तो क्या वो चीज उसकी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई, चीज तो आपकी ही है। लेकिन क्या आप उसकी पोजेशन से ले सकते हैं? 10 रुपए दिए मैंने, नहीं, क्योंकि उसका चार्ज बनता है। अगर आप उसकी पोजेशन से उसके बिना पूछे लेंगे तो आप थेफ्ट में पाए जाएंगे। और थेफ्ट क्यों लगेगा? क्योंकि थेफ्ट में ओनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, थेफ्ट में सिर्फ पोजेशन से ही थेफ्ट हो जाती है। मान लेते हैं आपने घड़ी वाले को घड़ी अपनी ही ठीक करने के लिए दी, उसकी मर्जी के बिना आप वो घड़ी वहां से उठा के चुपचाप ले गए, आपने थेफ्ट कर ली अपनी ही घड़ी की, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना। कल को आप आके आकर बोलें कि भाई मेरी घड़ी कहाँ है, तो बेचारा वो तो फिर खत्म हो गया, उसको तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे है मेरी घड़ी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अब नारदा याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, आर्टिकल और चैटल दैट हैज बीन सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर, राइटफुल ओनर शुड ऑब्टेन इट फ्रॉम द परचेजर। तो जिसको भी राइटफुल ओनर है परचेजर से वो ले सकता है। एंशिएंट लॉ ऑफ हिंदू के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से इसको बताया गया है। ऑस्टिन की अब डेफिनेशन लिखेंगे, राइट इंडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है देखिए। राइट इंडेफिनिट, ओनरशिप राइट्स क्या ऑलमोस्ट इंडेफिनिट है, मेरी ये लैंड है तो मेरी ही रहेगी अंटिल इसकी लीज पीरियड में मुझे मिली है, तो मेरी लैंड है मेरी ही रहेगी इन अ पॉइंट ऑफ यूजर
अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कभी भी डिस्पोज कर सकता है, एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, कभी भी मेरे पास अनलिमिटेड टाइम के लिए, ओवर ए डिटर्मिनेट थिंग। इनडिटर्मिनेट थिंग नहीं है, इनडिटर्मिनेट थिंग क्या होगी, हवा। इसको मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा, क्या मैं हवा को कैप्चर कर सकता हूँ इस रूम की, नहीं कर सकता। डिटर्मिनेट थिंग क्या होगी, डिटर्मिनेट है जैसे कि लेट्स से ये हमारा रिमोट है, ये डिटर्मिनेट थिंग है, ठीक है। There are three elements of ownership: indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration. Owner of the thing is free to use or misuse the thing in the way he likes. The owner of the land may use it for walking or for building a house or for gardening and so forth. Austin was cautious enough to use the term indefinite. He did not use the thing owned in any way he likes. नाउ अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है एनी एलियनेशन कर सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज, लीज। तो ये ओनरशिप की उसके अंदर आता है, जैसे हमने किया कि एलियनेशन भी पॉसिबल है, कर्ता भी से भी आप जो प्रॉपर्टी होता है उससे आप पार्टीशन मांग सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, फ्री टू इनडेफिनेट है पॉइंट ऑफ यूजर में, कैसे मर्जी आप इसको यूज करें। ओनर मस्ट नॉट यूज द थिंग हैव टू इंजर द राइट ऑफ अदर्स, किसी और का राइट इंजर नहीं करेंगे, बट अपने लिए आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन हो गया। पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, तो यहां पे ओनरशिप को बोला गया परपेचुअल है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन ओनर्स राइट शुड बी अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। इट मे एंड विद हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी और एनी अदर कंटीजेंसी जहां पे ओनरशिप सब्जेक्ट टू कंडीशन सब्सिक्वेंट। ऑब्वियसली देखिए, अगर कोई कंडीशन सरकार ने लगाई है कि अगर आप मर जाएंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साइकोलॉजी का, अगर आप मर गए तो आपकी सारी संपत्ति जो है ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी, अगर आपका एक वारिस नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी कंडीशन है तो अलग बात है, बट वैसे अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है, ठीक है। सैलमन की बात करें, इन्होंने इंप्रूव किया, ओनरशिप ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज द राइट टू द जनरल और रेजिड्यूरी यूजेस। जनरल या रेजिड्यूरी यूजेस, जनरल यूज क्या है, जैसे कार का जनरल यूज क्या है, आपको ट्रैवल करने में हेल्प करती है। रेजिड्यूरी यूज क्या है, आप उसमें बैठ के खाना भी खा सकते हो, आप उसके अंदर बैठ के पॉपकॉर्न भी खा सकते हो, आप उसके अंदर बैठ के फिल्म भी देख सकते हो, आप उसके अंदर बैठ के अगर बहुत ठंड लग रही है नीचे जाके हीटर की हवा भी सेक सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो ना उसके अंदर। तो डिडक्शन ऑफ इट स्पेशल एंड लिमिटेड राइट्स बाय वेस्टेड ऑफ एनकम्बरेंसेस इन अदर पर्सन। अगर कोई आपने दूसरे पर्सन को राइट दिया हुआ है तब ऑब्वियसली उसी का है। मान लेते हैं आपने, आपका अपना घर है, आपने उसके अंदर बोला कि ठीक है मुझे 15,000 रेंट चाहिए हर महीने, आपने ऊपर एक कमरे वाले को रेंट पे दे दिया। जब आपने रेंट पे दे दिया वो चीज, जब आपने रेंट पे दी, तो फिर ऑब्वियसली अब आप उसके कमरों में तो नहीं जा सकते, चाहे आप खुद ही ओनर है। तभी जा सकते हैं जब वो बुलाए, या तो फिर आपको चेकिंग करने जा रहे हैं, जो आपका राइट है कि कमरे की तोड़फोड़ ना की हो। लेकिन वैसे आप उसके कमरे में जाके नहीं बैठ सकते, चाहे आप ही की प्रॉपर्टी, पहले उसको कमरे से निकालो, रेंट रोको, फिर जाओ, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप क्या क्या कंसिस्ट करता है, लैंड, चैटल्स, वेल्थ, एसेट्स ऑफ पर्सन, डेट्स, इंटेंजिबल राइट्स में आल्सो कंस्टिट्यूट सब्जेक्ट मैटर ऑफ वो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप के अंदर बैंक नेशनलाइजेशन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नॉट ओनली टेंजिबल थिंग्स बट आल्सो इंटेंजिबल थिंग्स, यानी कि आप कॉपीराइट, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो सारे भी आपके राइट्स हैं। अगर आपने मान लेते हैं म्यूजिक बनाया, उसके ऊपर जो कॉपीराइट है वो आपका होगा, ठीक है। कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, देखिए अब सबसे पहली बात है काइंड्स ऑफ ओनरशिप में देखेंगे। ओनरशिप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉर्पोरियल ओनरशिप, और जहां पे इंटेंजिबल है उसे इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। तो अगर मेरे पास से रिमोट है, कॉर्पोरियल, कार है कॉर्पोरियल, घर है कॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल क्या होगा, जैसे राइट टू ईजमेंट है, इसके अलावा राइट टू मान लेते हैं कॉपी राइट्स है, राइट टू पेटेंट्स है। ये मैं इसको हाथ में नहीं ला सकता ना, मेरा गाना है कोई, लेट्स से तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, मान लेते हैं इसमें मेरा कॉपीराइट है, तो मैं इसको अब गाने को हाथ में थोड़ी पकड़ सकता हूँ। आप भी उस शीट पे लिख सकते हो, वो भी शीट पर मैंने बनाया है, तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज रहेगी। सोल एंड को ओनरशिप, को व्हेन ओनरशिप इज वेस्टेड इन वन पर्सन ओनली, तो वो सोल ओनरशिप है, और को ओनरशिप ऑब्वियसली टू पर्सन में है, ज्यादा लोगों में है। ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, देखिए ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप अब सेम नहीं है। ट्रस्ट ओनरशिप बेसिकली ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ठीक है इसमें मैं ट्रस्ट बनाता हूँ, इस ट्रस्ट का काम ये है कि ये इसके ट्रस्टी होंगे और ये बेनिफिशियरीज होंगे। इसके बेनिफिशियरीज मतलब लेट से मैंने ट्रस्ट बनाया कि मैं जैन समाज के लिए काम करूंगा, तो मैंने एक जैन ट्रस्ट बनाई। अब जैन ट्रस्ट क्या कर रही है, जैन ट्रस्ट लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज दे रही है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है।
तो बेनिफिशियरीज कौन हुए? गरीबी रेखा से नीचे वाले। ट्रस्टी कौन हुए? जो जो नॉमिनेट हुए वहां पे ट्रस्ट के अंदर। ठीक है। Relation of trust is that there are two or one more set of owner. One is set under an obligation to use its ownership for the benefit of another. Former is called the trustee and the latter is called the beneficiary. तो जो beneficiaries हैं वो beneficiary, trustee है जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। देखिए लीगल ओनरशिप क्या है। मान लेते हैं आपके प्रॉपर्टी पे दस्तावेज चढ़े हुए हैं तो लीगल ओनरशिप के अंदर वो चीज आती है। इक्विटेबल ओनरशिप है जो कॉमन लॉ में आती थी। अब देखिए मैं अगर आपसे बात करूं, मान लेते हैं लीगल ओनरशिप आपकी है, लेट्स से आपके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है। इक्विटेबल ओनरशिप कब हो जाएगी? मान लेते हैं आपने प्रॉपर्टी जो है कब्जा कर ली 20 साल 30 साल, तो आपके पास बाय वे ऑफ कॉमन लॉ, क्योंकि आपको किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो प्रॉपर्टी अब आपकी हो जाएगी। वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप। ओनरशिप वेस्टेड कब है? जब ऑलरेडी टाइटल परफेक्ट है। मतलब कि मान लेते हैं मेरे पिताजी हैं, पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा कंटिजेंट राइट है। पिताजी अगर जाएंगे इस दुनिया से 20 साल के बाद 30 साल के बाद, तब मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी आएगी। तो कंटिजेंट है ऑन एन इवेंट ऑफ माई फादर्स डिमाइस और माई मदर्स डिमाइस। वेस्टेड क्या हुआ? वेस्टेड मेरे पास अभी है, मेरे पास अभी ये क्लासरूम है, मेरे पास अभी ये बुक है, ये मेरे पास अभी है। जो कंटिजेंट प्रॉपर्टी है उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो आई ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेगेसी ओनली जो आपके पास है प्रॉपर्टी उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट, मैं भाई वारिस हूं मैं पापा का, अरे भाई जब होगा तब देखेंगे ना प्रॉपर्टी तेरे हाथ में आएगी, अभी तो नहीं है तेरे हाथ में, अभी तो बस चांस है। सो ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है वो वही होती है जो वेस्टेड हो ऑलरेडी। कंटिजेंट तो भी डिपेंडेंट है। प्रॉपर्टीज ओन कंडीशनली, ये कंटिजेंट ओनरशिप में होता है। Absolute and limited ownership, when a person, all the rights of ownership are vested without any restriction, the ownership is absolute ownership. But when there are limitation on user or duration or disposal, ownership is limited ownership. Example of limited ownership English law में है life tenancy, जहाँ पे estate है वो held only for life है। हिंदू लॉ में women estate was a limited ownership। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं। अब हाँ, ये यहां से हम करते हैं। लीगल पोजेशन अकॉर्डिंग टू हॉलैंड कंप्राइजेस ऑफ टू फंडामेंटल एलिमेंट्स, कॉर्पस एंड एनिमस। देखिए लीगल पोजेशन, अब हम पोजेशन की बात कर रहे हैं। पोजेशन में क्या होता है? कॉर्पस एंड एनिमस। कॉर्पस मतलब आपके हाथ में एक्चुअल वो चीज है तभी पोजेशन होगा, और एनिमस है मतलब इंटेंशन भी है उस चीज को होल्ड करने का, क्या नहीं। तो पोजेसर का फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो कॉर्पस है, और एनिमस क्या है? एनिमस है उसका पोजेसर रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब पहला है कि फिजिकल टच होना चाहिए, और दूसरा जो है पोजेसर का एक आपका, तो पहला तो फिजिकल टच होना चाहिए, दूसरा है इंटेंशन, एनिमस इंटेंशन। तो कॉर्पस का मतलब दो पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। पोजेसर का फिजिकल रिलेशनशिप, पहले तो हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरा किसी और को बताया हुआ है ये मेरी चीज है। यही होता है ना कॉर्पस में, पोजेसर रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, कि कोई इंटरफेयर ना करे उसके अंदर। फिजिकल पावर ऑफ द पोजेसर, तो ये जो है पोजेशन के अंदर आता है। और कई बार देखेंगे आप फिजिकल प्रेजेंस ही काफी है ओनरशिप रखने के लिए। एनिमस पोजिडेंडी, अब एनिमस की बात करते हैं। मेयर फिजिकल पोजेशन ऑफ अ कंट्रोल एक पार्ट है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? इंटेंशन चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा है। मेरा भी तो होना चाहिए। लेट से कि मेरा है ही नहीं, मैंने सिर्फ होल्ड करके रखा है परनीत के लिए, तो परनीत का ही है। ठीक है। कॉन्शियस इंटेंशन ऑफ द पोजेसर टू एक्सक्लूड अदर्स, कॉन्शियस इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है। एन मजूमदार वर्सेस स्टेट में हेल्ड हुआ, कॉर्पस विदाउट एनिमस इज इनइफेक्टिव। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, मान लेते हैं एक पर्सन आया दुकान में, वो अपने वो अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पेन भूल गया, पियरी कार्डियम का पेन भूल गया। मैं उस दुकान में गया, अब मैंने वहां दुकान में वो पेन उठाया, मैंने रख लिया, वो बंदा चला गया, उसकी फ्लाइट थी, अब फ्लाइट तो 70,000 की छोड़ के नहीं आएगा वापस, तो चला गया, मैंने उसका पेन रख लिया। पेन पर राइट, दुकानदार ने बोला भाई मेरी दुकान में तो मेरा है। यस, आपकी दुकान में है, आपका कॉर्पस है, लेकिन आपका एनिमस नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था। अब कॉर्पस मेरे हाथ में आ गया, वो पेन जो आपकी दुकान में था मेरे हाथ में, और मेरा इंटेंशन भी है कि मैं उस पेन को क्या करूं? रखूं। तो वो यहां पर आता है। Animals need not be absolute. For example, person still has legal possession over a land even though others possess the right of way over that land. तो ये सब इसके अंदर आते हैं।
इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनिमस मस्ट बी टू होल्ड द थिंग एज अ ओनर। प्लेजी तो ठीक है, मतलब बेसिकली देखिए एनिमस किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। अगर आप प्लेजी हैं, आपने पैसे रखे हैं, बेलमेंट लिया आपने बेसिकली, मतलब फॉर मनी अगर पर्पस लेते तो प्लेज होता है। तो आपने पैसे गिरवी रखा, अपना मंगलसूत्र मेरे पास गिरवी पड़ा हुआ है, तो मैंने भाई रखा हुआ है संभाल के। मेरा मेरा एनिमस और कॉर्पस दोनों है कि जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक तेरे को वापस नहीं दिया जाएगा। तो तब तक तो मेरे पास ही है ना, एज अ सिक्योरिटी। आपका मंगलसूत्र मेरे पास सिक्योरिटी के रूप में पड़ा है, जब आप दे दोगे पैसे आप वापस ले जाइए। तो तो पोजेशन के अंदर क्या है, कॉर्पस और एनिमस दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल पोजेशन हमने कर लिया, मीडिएट इमीडिएट पोजेशन कर लिया है। तो कॉर्पोरियल पोजेशन, अच्छा पोजेशन है तो ठीक है। कॉर्पोरियल पोजेशन का मतलब है जब आपने हाथ से पकड़ लिया किसी चीज को, वो ओनरशिप अलग था, ये पोजेशन है। और इनकॉर्पोरियल पोजेशन मतलब जैसे मैंने कहा कि गुरमन दीप की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अब रेपुटेशन को हाथ से थोड़ी पकड़ सकते हो। रेपुटेशन तो या तो है या तो नहीं है। अच्छी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आती हैं। कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल पोजीशन के अंदर होगा। मीडिएट एंड इमीडिएट पोजीशन, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने एजेंट को बोला कि भाई प्लीज मेरे लिए एक वॉच ढूंढ के लाओ जो कि रोलेक्स की हो। तो एजेंट ने ढूंढ लिया। अब ये डायरेक्ट पोजीशन नहीं है, मीडिएट पोजीशन है, क्योंकि बीच में एजेंट है, एजेंट ने मेरे बिहाफ पे लेके रखी है। इमीडिएट तो ये है कि मैं आपको अब दुकान में गया, मैंने कहा भाई मेरे को वॉच चाहिए, मेरे पास इमीडिएट पोजीशन आ गई उसके। ठीक है, दो पर्सन के पास इंडिपेंडेंट एज वेल एज एडवर्स क्लेम भी हो सकता है, कंकरेंट क्लेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे जॉइंट ओनर्स आगे प्रॉपर्टी के, आपने चार घर बनाए, किसके पास कौन सा घर है ये पता नहीं है, तो पोजेशन हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ये है जहां पर कोई आपका कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है बट आपके पास बिल है। सो फॉर एग्जांपल मेरा आपका सामान है, आपने खरीद लिया, मैंने कहा हाँ माल खाने में जितना भी सामान पड़ा है वो आपका है, आपको मैं चाबी दे देता हूँ, वहां से जाके आप ले लेना। अब वो सारा सामान आपका ही है, आपके पास एक चाबी है, चाबी से ताला खुलेगा और आपने वो सामान निकाल लेना है। तो वो सामान किसका है, पोजेशन किसका है, उसके ऊपर आपका है। जगह मेरी है, पोजेशन आपका, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं। ठीक है, पर्सन इज नॉट इन एनी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट और कंट्रोल ओवर द थिंग बट ही हैव द पावर एज वेल एज द इंटेंशन टू डील इट विद एज ही विल। अब आप वो सामान निकाल के जलाओ, उसको यूज करो, उसको पशुओं को खिलाओ, या फिर उसे घर बनाओ, मतलब जो भी सामान पड़ा है, जैसे घास पड़ी है या फिर सीमेंट पड़ा है या फिर गोल्ड पड़ा है या फिर कागज पड़े हैं, रद्दी पड़ी है, वॉट एवर इट इज, वो आपकी बिल है। ठीक है, एडवर्स पोजेशन, पर्सन जिसके पास लीगल टाइटल टू द प्रॉपर्टी नहीं है और वो usually a land acquires ownership of it based on continuous possession or occupation of the land without the permission of the legal owner, ये adverse possession आती है। आपने परमिशन नहीं दी, मैं आज जबरदस्ती जाके बैठ गया उसके ऊपर, ये एडवर्स पोजेशन होती है। ठीक है, और 12 साल तक अगर मैं रहूंगा तो मैं ही इसका लीगल ओनर हो जाऊंगा, बट प्रोवाइडेड कि आपने कोई उपद्रव ना किया हो, आपने कोई नोटिस ना दिया हो। अगर मान लेते हैं आप मेरी प्रॉपर्टी पे आके बैठ गए, मैंने नोटिस दिलवा दिया कोर्ट से कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी पे आके बंदा कब्जा करके बैठा हुआ है, अगर आप कब्जा करके ऐसे बैठे हुए हैं तो फिर वो आपका 12 साल में नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो संज्ञान ले लिया ना, मेरी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा किया, मैंने कोर्ट में केस चला दिया। अब केस जो चलेगा उसके हिसाब से फैसला आएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ये वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लीगल राइट्स। थैंक यू वेरी मच क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग लीगल राइट्स जो है वो करेंगे।